नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि कस्टमर कंप्लेंट को अगर हमने रिकॉर्ड करना है तो उसको किस फॉर्मेट के अंदर करें। साथ ही साथ अगर हमने शॉप फ्लोर पे कस्टमर कंप्लेंट के बारे में जानकारी देनी है तो वो हम किस तरीके का बोर्ड लगाएं कि लोगों तक ये जानकारी जाए। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब बात चली है कस्टमर कंप्लेंट की तो हम स्टार्ट करेंगे ओला इलेक्ट्रिक से। ओला के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं कि भाई किसी टाइम पर जो है ये नंबर 1 कंपनी थी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक के मामले में, और इन्होंने पता नहीं क्या क्या लोगों को सपने दिखा करके कि हम 4 व्हीलर लाने वाले हैं, ये लाने वाले हैं, वो लाने वाले हैं, रोज नई 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 चीजें ला करके बहुत भ्रमित किया। और लोग स्टार्टिंग में भ्रमित भी हुए, इनको अपना कॉन्फिडेंस भी दिया कि ठीक है भाई, एक इंडियन ब्रांड आया है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, और लोगों ने दबा करके खरीदा। और 2019-20 से लेकर के 22-23 तक ये मार्केट लीडर रहे कि भाई हम ही हैं, बस हम अब इतना बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं, अब हम गीगा फैक्ट्री लगाने वाले हैं। वही बस टेस्ला कि भैया मैं जो हूँ ना, इलॉन मस्क हूँ। जो यहाँ के जो ऑनर हैं भविष्य अग्रवाल, उन्होंने समझ लिया कि मैं इलॉन मस्क हूँ इंडिया का, और क्या क्या चीजें कर दी। लेकिन जो बेसिक चीज थी वो थी कस्टमर कंप्लेंट या आफ्टर सेल्स सर्विस। कि भाई जो उनके स्कूटर दबा करके बिके, पहली बात तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली जब लॉन्च करने के बाद क्या किया कि भाई स्कूटर को तो सर्विस की जरूरत ही नहीं है, लोग खुद ही घर पे अपना ठीक कर लेंगे। तो उन्होंने सर्विस सेंटर ही नहीं बनाए स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उन्होंने शोरूम बनाए। भैया आप फोन जैसे खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदो, बुक करो और घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अब फोन में तो क्या है, कोई दिक्कत आई आपने रिटर्न मार दिया, रिप्लेसमेंट मार दिया, लेकिन इतने बड़े व्हीकल में क्या रिटर्न रिप्लेसमेंट कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो उनको धीरे धीरे अपने शोरूम खोलने पड़े। फिर उन्होंने बोला जी घर पे ही हम बताएंगे आपको, आप घर पे ही उसको मेंटेन कर लो। फिर उसमें दिक्कतें जब बढ़ने लगी तो इन्होंने धीरे धीरे शोरूम खोलना शुरू किया, ठीक है। जबकि जो पुरानी कंपनियां हैं जो इतने सालों से लगी हुई हैं, चाहे वो टीवीएस हो, बजाज हो, हीरो हो, वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 2023 तक भी अगर हम बात करें, और 2023 तक भी अगर हम बात करें, और मैं जो बातें कर रहा हूँ वैसे हवा में नहीं कर रहा हूँ, डेटा के बेस पे कर रहा हूँ। तो 2023 में भी अगर आप देखो तो ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 था। और उस टाइम क्या है कि मार्केट ग्रो भी कर रहा था, ठीक है। दूसरे नंबर पर टीवीएस, तीसरे नंबर पर एथर एनर्जी, चौथे पर बजाज, और फिर ये छोटे मोटे कंपनियां जो नीचे थी, ठीक है। लेकिन जब इनकी गाड़ियों के अंदर कंप्लेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई, जैसे आप यहां देख रहे हो ये ढेर, आज भी आप जाओ इनके सर्विस सेंटर पे ढेर ऐसे ही लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बिना किसी तैयारी के हवा हवाई में सारी चीजें लॉन्च कर दी। और इनकी उम्मीद से ज्यादा जो है व्हीकल बिक गए। चलो बिक गए, बड़ी अच्छी बात है, इंडियन ब्रांड है, ग्रो करना चाहिए। लेकिन जो आफ्टर सेल्स जिस पे ध्यान देना चाहिए था, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, कस्टमर कंप्लेंट, कि भैया आप ऑर्डर तो ले आओगे, एक बार आपने मेहनत करी, कस्टमर से बात करी, आप ऑर्डर ले आए, ठीक है, ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट भी कर दिए, लेकिन अगर आप उनको पार्ट खराब बना करके भेजोगे, प्रोडक्ट अगर खराब भेजोगे, ठीक है, और उसके बाद आपको एक कस्टमर सपोर्ट नहीं दोगे, जैसे ओला केस में क्या है, कस्टमर सपोर्ट जीरो। मेरे खुद के पास भी एक ओला स्कूटर है जो मैंने ऐसे ही 2023 के आसपास ही लिया होगा, ठीक है, जब इनका ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एकदम से इनकी कंप्लेंट्स बढ़ गई। तो वो स्कूटर जो है, ये लगाओ कि हफ्ते 10 दिन में चक्कर काटने जाता ही जाता है सर्विस सेंटर का। प्रॉब्लम क्या है, सेम प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर एक कोई एरर आ जाता है, फिर वहां वो जाते हैं, वो उसके अंदर डिवाइस लगाते हैं, उसको रीसेट करते हैं। ये लगातार चले जा रहा है, ठीक है। इसका कोई ना उनके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ना कुछ है, ठीक है। हमने उनको बोला कि भैया हमें बता दो कोई डिवाइस, हम खुद ही लगा लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, नहीं माने, ठीक है। तो ओला सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट केस स्टडी है, ठीक है। अगर हमने कस्टमर सपोर्ट को समझना है या कस्टमर कंप्लेंट के बारे में समझना है, ठीक है। जो एक मार्केट लीडर था, अगर हम अप्रैल 26 की बात करें तो खिसक के कौन से 5वें पायदान पे आ चुका है। किस कारण से,
सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के कारण से। कस्टमर ने दबा के स्कूटर खरीदे, ठीक है, लेकिन जब ये चीजें पता चली कि भाई ये तो बेच रहे हैं बस चाइनीज, जो हम चाइनीज लोगों को बदनाम करते हैं कि भैया ये तो बस बेच रहे हैं, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो लेकिन बिकने के बाद उसमें जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हाईली अनप्रोफेशनल लोग। मैंने खुद भविष्य अग्रवाल को भी मेल वेल लिखी, लेकिन कोई एक्शन नहीं, ठीक है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ओला को एज ए केस स्टडी समझाया। वहीं अगर आप मई के अंदर बात करो, जो हमारा करंट मंथ चल रहा है, तो सबके जो सेल्स हैं 25 में और 26 में, यानी कि 2025 मई से लेकर 2026 मई का अगर हम मंथ और मंथ कंपैरिजन करें तो सबका ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग है, किसी किसी का डबल भी हुआ है, ठीक है। जैसे हीरो कहीं नहीं नजर आ रहा था, आज की डेट में 19,000 स्कूटर पर मंथ सेल कर रहा है। एथर एनर्जी 28,000 स्कूटर सेल कर रहा है। बजाज ने एकदम से अपना चेतक, और अभी एक ही प्रोडक्ट है उनकी, उसके अंदर 39,000 कर रहा है। टीवीएस 42,000 कर रहा है। और वहीं जो हमारे जो मार्केट लीडर थे वो भैया कौन से नंबर पे आ गए, 1 2 3 4 5वें नंबर पे आज खड़े हुए हैं, ठीक है। और यही कंपनी है जिसका घटा है पूरे के पूरे। आप अगर देखोगे यहां से लेके यहां तक डेटा, सबका कुछ ना कुछ शेयर बढ़ा है। यही एक कंपनी है जिसका लास्ट ईयर से घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि लोगों का भरोसा टूट गया। तो आप भी अगर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो आपकी सेल पे इम्पैक्ट आना ही आना है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर आपको कस्टमर कंप्लेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। जो कहा जाता है ना भाई, कस्टमर इज किंग, वो एक्चुअल है कि कस्टमर ही बनाता है, कस्टमर ही गिराता है। अगर आपका प्रोडक्ट में दम होगा तो कस्टमर ही आपकी इतनी तारीफ कर देगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। टीवीएस, बजाज, एथर या हीरो क्यों बिक रहे हैं? कि उनके कस्टमर ही बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है यार, ओला से तो बहुत ही बढ़िया है, ओला मत लेना बाकी कुछ भी ले लेना, ओला मत लेना बाकी कुछ भी ले लेना। ऐसे करके उसकी जो है फजीहत हो चुकी है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि कुछ कंपनियां, कुछ लोग कस्टमर कंप्लेंट चलो आ गई, लेकिन उसको क्या है दबाने की कोशिश करेंगे, उस पर लिपअप होती की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें करेंगे, लेकिन कस्टमर कंप्लेंट पे काम नहीं करेंगे। जबकि कस्टमर कंप्लेंट तो क्या है, एक कंपनी के लिए क्या है कि समझो सोना हाथ लग गया कि भाई हमें प्रोडक्ट को सुधारने का मौका मिल गया कि भाई ये जो कमियां हैं ये हम इनको दूर कर दें कि जो हम नए लॉट लेकर के आए, नई चीजें लेकर के आए, उनके अंदर दिक्कतें ना आए, ठीक है। अब जो कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको अगर हम लागू करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स हम समझते हैं कि इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। तो सबसे पहला तो क्या है, रियल टाइम फीडबैक मिल रही है आपको कि जैसे आप कस्टमर कंप्लेंट को मॉनिटर कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रियल टाइम पता चल रहा है कि मेरा जो कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है कि हम अपने प्रोडक्ट में जब सुधार करते जाते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर कंप्लेंट, तो हमारा प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करता है। जैसे टाटा महिंद्रा की इस बारे में हम तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, वो इतनी तैयारी नहीं करते जितनी मारुति और टोयोटा जो है प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बना करके लॉन्च करता है। वो आधी अधूरी चीज़ के साथ कई बारी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, लेकिन जब उनमें कंप्लेंट्स आती हैं तो उनके वो नेक्स्ट लॉट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको फीडबैक मिल रही है, फीडबैक के ऊपर आपने प्रोडक्ट को एक ठीक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर। इससे हमारे कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनती है कि भाई हाँ, हम एक्चुअल में लेकर के प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर के सीरियस हैं। ये नहीं हाई फाई मार्केटिंग स्टंट मार के अब के हाइपर सर्विस ले आया, आपकी 2 घंटे में सर्विस हो जाएगा। अरे भाई आप प्रोडक्ट पे काम कर लो ना कि कंप्लेंट ही ना आए, ठीक है। उसके बाद टीम कोलैबोरेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है। जब एज ए CFT क्रॉस फंक्शनल टीम काम करते हैं तो टीम कोलैबोरेशन इसके अंदर बढ़ता है। कस्टमर का ट्रस्ट इंक्रीज होता है कि भाई जब आपने, जो कस्टमर ने आपको फीडबैक दी और उस पर आपने काम किया, उसको आपने ठीक कर दिया, तो क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा।
अभी ओला को लेकर के मेरा ट्रस्ट ये है कि कोई अगर मेरे से पूछेगा कि भैया क्या मैं ओला स्कूटर ले लूं, तो मैं उसको बिल्कुल मना कर दूंगा, नहीं लेना, कबाड़ है, इससे बढ़िया आप जो है किसी ब्रांड पे चले जाओ, लेकिन ओला तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है। लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें पता चलता है जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर प्रोडक्ट के अंदर, तो उससे हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती। मैं नहीं कह रहा कि कंप्लेंट आना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है, एक फीडबैक है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जब कंप्लेंट आती है प्रोडक्ट के अंदर, तो बहुत सारे तो कंप्लेंट ऐसी हैं जिसके अंदर कस्टमर रिपोर्ट ही नहीं करता। कोई छोटा मोटा इश्यू हुआ तो वो सोचेगा अरे यार इसको क्या रिपोर्ट करूं, चलो ऐसे ही चला लेता हूं। ठीक है। लेकिन अगर हम उन फीडबैक पे उन पे काम करते हैं तो हमारी खुद की लर्निंग, हमारा खुद का प्रोडक्ट में भी सुधार होता है। और क्या है, हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं कि अगर कोई सिमिलर कंप्लेंट हमारी आ रही है तो भैया हमने चेक कर लिया कि दूसरे कंपोनेंट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर भी तो सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये कस्टमर कंप्लेंट सिस्टम के ऊपर काम करना है। अब दोस्तों एक फॉर्मेट देखेंगे। कस्टमर कंप्लेंट को अगर आपने रिकॉर्ड करना है कि हमने ये देखना हो कि कस्टमर कंप्लेंट को कैसे हम रिकॉर्ड करें ताकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग रख सकें, उसको प्रॉपरली ठीक कर सकें, तो उसका हम फॉर्मेट यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग शीट आ चुकी है, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले हमने दिया है कंप्लेंट नंबर। ठीक है, कि कौन सी कंप्लेंट नंबर है, क्योंकि कंप्लेंट को एक यूनिक नंबर देना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, आप इसको COMP 01, COMP 02, 03 या फिर यहाँ पे मंथ लगा करके May/01, इस तरीके से भी, मतलब आपको अपना पैटर्न डिसाइड करना है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंप्लेंट नंबर ऐसे होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कंप्लेंट को एक नंबर हमने देना चाहिए। दूसरा है कस्टमर का नेम, कि किस कस्टमर से कंप्लेंट आई, संकल्प ऑटो से आई, वर्धमान पॉलीमर से आई, ऑर्बिट इंजीनियरिंग से आई, हेलेक्स कंपोनेंट से आई। उसके बाद में है डेट ऑफ कंप्लेंट, कि भैया किस डेट को कंप्लेंट आई है, जैसे 5 मई को आई है, 11 मई को, 18 मई, 25 मई, 1 जून। उसके बाद में है कॉन्टैक्ट पर्सन, किस पर्सन से हमारा संपर्क बना, यहाँ पे राकेश यादव, यहाँ नेहा शर्मा SQA, यहाँ पर परचेजर ने कंप्लेंट करी, अरविंद कुमार ने, यहाँ संदीप राणा ने कंप्लेंट करी, यहाँ प्रिया माथुर ने कंप्लेंट करी। ठीक है। मोड ऑफ कंप्लेंट क्या है, मोड ऑफ कंप्लेंट कैसे आई कंप्लेंट, मेल से आई, फोन से आई, व्हाट्सएप से आई। ठीक है, तो या आपने कोई पोर्टल बना रखा है कंप्लेंट का, उससे आई, ताकि हम ये देख सकें कि लोग किस तरीके से ज़्यादा रिपोर्ट करना पसंद करते हैं। उसके बाद में ये हमारे पार्ट आ गए, किस पार्ट के अंदर कंप्लेंट आ रही है, माउंटिंग ब्रैकेट, नॉब कवर, शाफ्ट पिन, कवर प्लेट, हाउसिंग कैप। ठीक। उसके बाद इनवॉइस नंबर, लॉट नंबर। ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ये जाके देख सकें बैक एंड पे, ट्रेसिबिलिटी चेक कर सकें कि ये जो इनवॉइस है या ये लॉट नंबर 445 है, इसके अगेंस्ट में जो मटेरियल गया उसमें कंप्लेंट आई है, तो वो मटेरियल किसने बनाया था, कब बनाया था, किस मटेरियल से उसमें रॉ मटेरियल डाला था, किस लॉट का। ठीक है, उसका इंस्पेक्शन कितने किया, किसने उसको चेक किया, किसने उसको पैक किया। ये पूरा एक ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम होता है जिसको हम जॉब रूट कार्ड के थ्रू देखते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो आपने हमारे चैनल पे जाना है और वहां लिखना है AYT इंडिया अकेडमी ट्रेसेबिलिटी सिस्टम या जॉब रूट कार्ड सिस्टम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आ गया डिटेल्स, कि क्या कंप्लेंट आई। जैसे इस प्रोडक्ट में हम बात करें, एक को समझ लेते हैं, तो इसके अंदर क्या कंप्लेंट आई, डेंट एंड बर ऑब्जर्व्ड ऑन बेंडिंग एज ऑफ ब्रैकेट अफेक्ट फिटमेंट एट असेंबली। डेंट आ गए और बर आ गए एज पे, जिसकी वजह से वो फिट नहीं हो पा रहा। तो ये प्रॉब्लम रिपीट है या न्यू है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये प्रॉब्लम रिपीट है। ऐसा तो नहीं है हमने उस पर एक्शन भी ले लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब हमने उसको प्रॉपरली रूट कॉज करके क्लोज नहीं किया है। कितने पीस हमने सप्लाई करे थे, कितने पीस में दिक्कत आई और रिजेक्ट कितने हो गए। उसके बाद हो गया रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला वॉन बेंडिंग डाई और इनएडुकेट डिबरिंग एट प्रेस स्टेज। प्रेस स्टेज पे जो है हमारी डाई जो है उसकी घिस गई थी या वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई।
तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम ये सारा डेटा किसके अंदर भरेंगे, कापा फॉर्मेट के अंदर। हम जब इसको अपडेट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हमारे पास ये सारा रूट कॉज कि हमने करेक्टिव एक्शन क्या लिया, ठीक है, हमने प्रिवेंटिव क्या लिया, करेक्टिव हो गया जो हम अभी प्रॉब्लम को देखा और उसको हमने ठीक करने के लिए क्या किया। इससे पहले एक यहाँ पर कंटेनमेंट एक्शन भी आता है, ठीक है, कंटेनमेंट एक्शन वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि हमने जो अगला जो लॉट था उसको होल्ड कर दिया या वहां जाकर के हमने मटेरियल को सेग्रीगेट कराया। तो ये हो गया तुरंत कार्रवाई। फिर करेक्टिव एक्शन है जो करंटली हमने उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फिर प्रिवेंटिव क्या हो गया कि ऐसा एक्शन लिया हमने जिससे कि वो प्रॉब्लम आगे रिपीट ही ना हो, ठीक है। उसके बाद आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन, कब तक इसको क्लोजर करना है, 12/5 तक। फिर यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि ये कंप्लीटेड है या पेंडिंग है, ठीक है। और फिर इसके बाद मेन चीज होती है कस्टमर से फीडबैक लेना। ये नहीं कि हवा में हमने ठीक कर दी, मीडिया में डाल दिया, अरे भाई हम तो बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है। एक्चुअल कस्टमर फीडबैक देगा कि भाई आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फीडबैक देना है, ठीक है। उसके बाद में रिमार्क्स आ गया, अगर कुछ आपने लिखना है तो वो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया जो आपने कापा इंप्लीमेंट किया, तो फर्स्ट मंथ में वो इफेक्टिव था कि सेम प्रॉब्लम तो रिपोर्ट नहीं हुई, सेकंड मंथ में इफेक्टिव था, सेम प्रॉब्लम तो रिपोर्ट नहीं हुई, थर्ड मंथ में नॉट इफेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब हमने जो कापा लिया था वो सही नहीं था। तो हमने 3 महीने उसको मॉनिटर करना है कि सेम प्रॉब्लम तो रिपीट नहीं हो रही है जिसपे हमने रूट कॉज करके कापा बनाया है, ठीक है। जब इसको हम डेटा को यहाँ भरते जाएंगे तो हम यहाँ पर मंथली बेसिस पे ट्रेंड भी तैयार कर सकते हैं कि भाई मेरी किस किस महीने में कितनी कंप्लेंट आ रही है। अब यहाँ पर आप इसको फिल्टर करके देखना चाहो कि ईमेल से कितनी आई, तो वो पता चल गया भैया ईमेल से ये इतनी कंप्लेंट आई है। ऑल देखना है, ऑल हो गया। किसी स्पेसिफिक कस्टमर का देखना है कि संकल्प का देखना है, तो संकल्प का आ गया कि संकल्प की 1 आई, ठीक है, मई के महीने में, ठीक है। अब हमें देखना है वर्धमान का, तो हमने सिलेक्ट किया वर्धमान की मई के महीने में 2 आई। अब ओवरऑल सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट कर लिया, तो निकल के आ गया कि मई में 4 कंप्लेंट, जून में 1 कंप्लेंट। तो ये सारा किससे चल रहा है? ये हमारा सारा इस रिकॉर्डिंग शीट से चल रहा है। दोस्तों जैसा ये आप फॉर्मेट देख रहे हो, ऐसे ही हमने 55+ फॉर्मेट्स एंड सिस्टम बना रखे हैं। उसकी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, उसमें जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। साथ ही आपको ये फॉर्मेट चाहिए या आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे हमने उस एक्सेल के अंदर डाले हुए हैं। तो हमारी जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर आपने जाना है और वहां पे 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स को सर्च करना है। साथ ही साथ मैं फर्स्ट कमेंट, जो पहला कमेंट होगा और डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हो। तो आपको ये रेडी टू यूज फॉर्मेट्स विद एक्सप्लेनेटरी वीडियोस कि इस फॉर्मेट को कैसे यूज करना है आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है और आप इनको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर सिस्टम नहीं बना हुआ है तो ये पहला स्टेप ले सकते हो आप सिस्टम्स को बनाने का। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कस्टमर कंप्लेंट को मॉनिटर करने के लिए अगर हमने शॉप फ्लोर पे बोर्ड लगाना है। ये तो क्या हो गया, हमने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर रूट कॉज कापा वगैरह लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को दिखाएंगे नहीं, डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो वो क्या होगी, दिक्कत उससे बढ़ती जाएगी। लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरे किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कब कब प्रॉब्लम आ रही है, इस महीने में मेरी कितनी कंप्लेंट आ चुकी है, ठीक है। तो ये कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग का बोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपने कंपनी नेम लिख दिया, यहाँ आप लोगो लगा सकते हो। अब आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप प्रिंट करके बोर्ड के ऊपर पेस्ट करा लो या इसको मार्कर से आप ड्रॉ करके बना सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर कंप्लेंट का जो बोर्ड है उसके अंदर हमने क्या डाला, डेट डाला कि ये कब अपडेट हुआ, ठीक है। उसको जो भरना है उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है, अपडेशन टाइम क्या है, उसकी यहाँ पर हम फोटो भी लगा सकते हैं पर्सन की कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर आते जा रहे हैं, फिर डेट, किस डेट को कंप्लेंट आई, पार्ट नेम नंबर कौन था, नई डेवलपमेंट तो नहीं है ये कि पहला फर्स्ट टाइम गया हो और उसी में कंप्लेंट आ गई हो। तो डेवलपमेंट का पार्ट है तो उसको और ज़्यादा सीरियस लेना है। सीरियस तो सभी को लेना है लेकिन डेवलपमेंट का है
तो उसको और ज़्यादा सीरियस लेना है। फिर यहाँ पर कस्टमर आ गए, किस कस्टमर की कंप्लेंट है, फिर कंप्लेंट की डिटेल आ गई कि कंप्लेंट में प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पर आएगा किसने कंप्लेंट रिसीव करी, यहाँ राम सिंह ने करी, श्याम सिंह ने करी, या किसने करी, मोड क्या था कंप्लेंट का, मेल से आया, कॉल से आया, व्हाट्सएप से आया, ठीक है, या पर्सनली कस्टमर ने आकर के यहाँ पर बताया। क्वांटिटी कितनी डिस्पैच करी हमने, 360 या 100 या 400 या 1, ठीक है। उसके बाद में करेक्टिव एक्शन हमने उस पर क्या लिया वो आ गया, ठीक। फिर प्रिवेंटिव एक्शन हमने क्या लिया वो आ गया उसके ऊपर। रिपीट तो नहीं है, R0 R1 R, जैसे ये R4 का मतलब है चौथी बार ये प्रॉब्लम जो है रिपीट हुई है, ये तीसरी बार रिपीट हुई है, ये पहली बार जो है प्रॉब्लम रिपीट हुई है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे कापा हैं वो बस कागजी कार्रवाई है, इफेक्टिव नहीं है। अगर कापा अगर ढंग से कर दिया जाए तो प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए दोबारा से, ठीक है। उसके बाद स्टेटस आ गया कि भाई ओपन है, क्लोज है, क्या है। और नीचे आप यहाँ देख रहे हो कस्टमर कंप्लेंट का यहाँ पर रिकॉर्ड भी आ रहा है। तो जैसे ये 15/12 में एक कंप्लेंट आई तो हमने यहाँ डाल दिया 15/12 में एक कंप्लेंट आई, 2 आई है सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कंप्लेंट। 16 में कोई नहीं आई, 21 में आई, 21/12 में एक कंप्लेंट आई। फिर 22 में कितनी आई, 1 2 3 कंप्लेंट आई, तो यहाँ हमने डाल दिया 22 में 3 कंप्लेंट। बाकी में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 0 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपने पूरा एक मंथ का जो है कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग का बोर्ड डिस्प्ले कर दिया, जिससे लोगों को भी एक्चुअल में जानकारी मिले कि कौन कौन सी कंप्लेंट, किस तरह की कंप्लेंट हमारे प्लांट के अंदर आ रही हैं जो ऑन फ्लोर काम कर रहे हैं। क्योंकि उन तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन तक नहीं पहुंचेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको ही पता चलना चाहिए कि भाई क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं। और ये कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड आपको रेडविन एनालिसिस जो एरिया है वहां पर डिस्प्ले करना चाहिए। दोस्तों यहां तक अगर आप लोग वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें, जिससे मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग जो हैं एक्चुअल में लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, और हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरीके की वीडियो बनाने की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहें। आजकल के रील्स के ज़माने में जहाँ पर 30 मिनट 30 सेकंड के अंदर लोग देख देख के जो ठुमके हैं, हंसी मजाक हैं, मार धाड़ है, उसी को देख करके अपना जो है टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। 30-30 सेकंड की देख के पता चला 3 घंटे देख लिया। लेकिन जो वीडियो है जिसमें उनको लर्निंग मिलेगी, जिससे उनकी स्किल अपग्रेड मिलेगी, ठीक है, वो चाहे 20 मिनट की है तो उनको वीडियो लंबी लगती है, लेकिन 30-30 सेकंड वाली वो 100 वीडियो देखने में गुरेज नहीं करते। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।